अब खटखटाया है स्पीकर के फैसले से। चिराग पासवान सहमे हुए हैं और वो चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। आयोग के सामने चिराग ने पेश की एलजेपी पर स्वामित्व की दावेदारी और पशुपति कुमार पारस के एलजेपी ने भी अपना दावा ठोका है। तो पशुपति गुट ने भी अपना दावा ठोका है। पहले चिराग अपनी टीम के साथ आयोग पहुंचे, फिर पारस की ओर से 5 सदस्यीय टीम पहुंची है। तो लगातार एलजेपी के अंदर जो घमासान देखी जा रही है, अब इस घमासान का अंत क्या होने वाला है ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो चिराग और पासवान ने अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और स्पीकर के फैसले से चिराग पासवान सहम गए हैं और अब वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि आयोग के सामने चिराग ने एलजेपी पर स्वामित्व की दावेदारी ठोकी है। पशुपति कुमार पारस की एलजेपी ने भी अपना दावा ठोका है। पशुपति कुमार पारस के गुट भी चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपना दावा ठोका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चिराग अपनी टीम के साथ आयोग पहुंचे, फिर पारस की ओर से 5 सदस्यीय टीम आयोग पहुंची और दोनों ही गुट अपना अपना दावा ठोक रही है। तो अब पूरा मामला जो है वो चुनाव आयोग के पास चला गया है। अब ये चुनाव आयोग फैसला करेगा। तो चिराग और पारस ने खटखटाया है अब दरवाजा। तो पारस गुट के नेताओं का दावा, नए अध्यक्ष का चुनाव एलजेपी के संविधान के मुताबिक हुआ। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 5 साल के लिए मुझे दी गई है। इस तरीके से दोनों ही गुट जो है अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो इस दावे का क्या अंत होगा ये चुनाव आयोग अब तय करेगी, लेकिन फिलहाल चिराग और पारस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो पारस गुट के नेताओं का दावा कि नए अध्यक्ष का चुनाव एलजेपी संविधान के मुताबिक हुआ है। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी 5 साल के लिए मुझे दी गई है और इन्हीं दोनों दावों के साथ दोनों ही गुट चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं। चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्पीकर के फैसले से चिराग पासवान सहमे और फिर वो चुनाव आयोग के दरवाजा खटखटाने पहुंच चुके हैं। तो आयोग के सामने चिराग ने पेश की एलजेपी पर स्वामित्व की दावेदारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शशांक दुबे हमारे वरिष्ठ संवाददाता फोनलाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, पारस गुट के नेताओं का यह दावा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव एलजेपी संविधान के मुताबिक हुआ है। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें 5 साल के लिए सौंपी गई है। तो इन दोनों दावों के साथ दोनों ही गुट चुनाव आयोग के दरवाजे पर अब पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है अब? देखिए न्याज, मैंने पहले भी कहा था कि ये सारा मामला, चाहे वो लोजपा के जो गुट है, जो जिन्होंने गुट अलग बनाया है पारस गुट, तो पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व में जो एक अलग गुट बना है जिसने कल सर्वसम्मति से पशुपतिनाथ पारस को अपना अध्यक्ष चुन लिया है जी। चाहे उस गुट का दावा हो या फिर चिराग पासवान का दावा हो कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान के मुताबिक, पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए चुना जाता है और उसको हटाने की 2 ही प्रक्रिया है, या तो उसकी मौत हो जाए और या फिर वो स्वतः त्याग पत्र दे दे। ऐसे में दोनों स्थितियां नहीं हुई है, इसलिए पार्टी का संविधान जो है, जो बायलॉज है, वो इजाजत देता है कि चिराग पासवान ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही अधिकार है कि वो कार्यकारिणी की बैठक बुला सके। ऐसे में जो पारस गुट ने जो किया है वो असंवैधानिक है। दूसरा, पारस गुट का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसने अध्यक्ष चुना है, वो पूरी तरह से पार्टी के बायलॉज के मुताबिक है। लेकिन शशांक जी, ये पारस गुट के नेताओं का ये भी तो दावा है कि नए अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो एलजेपी संविधान के मुताबिक ही हुआ है। जी बिल्कुल न्याज, वही कह रहा हूँ कि पारस गुट ने भी दावा किया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने किया है वो पूरी तरह से पार्टी संविधान के दायरे में है। अब देखना यह है कि आखिर ये तय कौन करेगा कि फिर दोनों में सही कौन है या किसके दावे पुख्ता है। तो ये इसके बाद सीधा एक ही रास्ता बचता था, वो है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग में पारस गुट के लोग, यानी पशुपतिनाथ पारस अपनी 5 सदस्यीय टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने चुनाव आयोग को सूचना दी
कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन कर लिया है। लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस अब है। इसके बाद उन्होंने देर नहीं की, उन्होंने कहीं भी किसी तरह की देर नहीं की और तुरंत वहां पहुंच गए और कहीं ना कहीं उन्होंने भी दावा पेश कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव आयोग में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से लोजपा के पारस गुट पहुंचा है, तो कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा में यही हुआ जब पारस गुट ने अपना दावा पेश कर दिया संसदीय दल के जो नेता के रूप में, और उनका दावा मंजूर भी कर लिया गया, क्योंकि चिराग पासवान ने अपना कोई प्रेजेंटेशन वहां नहीं दिया। तो अब चिराग पासवान ने चुनाव को पहले चिट्ठी लिखी, बोला किसी तरह की कोई निर्णय ना लिया जाए जब तक कि उनसे कंसल्ट ना किया जाए, उनकी भी राय ना ली जाए। दूसरी तरफ उन्होंने मिलकर भी एक सूचना दे दी है। तो अब निश्चित रूप से पाला चुनाव आयोग के पास चला गया है। अब ये लोजपा का बंगला किसका होगा, चिराग पासवान का होगा कि पशुपतिनाथ पारस का होगा, ये चुनाव आयोग नियमों के साथ, उनके पास पूरी नियमावली होती है, उस नियमावली के तहत ही पार्टी रजिस्टर्ड होती है चुनाव आयोग में, और जो पार्टी रजिस्टर्ड की जाती है तो पूरा बायलॉज रखा जाता है, और तो तमाम चीजों पर अब वहां पर एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया सुनेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा। इसमें जो कानूनी राय है वो भी चुनाव आयोग ले सकता है, और चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि चुनाव आयोग का जो नियम है वो क्या कहता है और लोजपा का संविधान क्या कहता है, और अगर लोजपा के संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियमावली के तहत नहीं है, उनको भी वो देख सकता है। तो अब दोनों पक्षों ने अपने अपने दो, अब एक लोजपा में दो गुट हैं, पारस गुट और चिराग गुट, और दोनों के अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब चुनाव आयोग ने तय करना है कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी बिल्कुल शशांक जी, अब लोजपा का बंगला किसके हक में जाएगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान का इस बीच दावा ये है कि जिस तरीके से पारस गुट ने कार्यकारिणी बैठक की और उसमें अपना अध्यक्ष पद चुन लिया, और उसमें ये दावा किया गया कि 75 कम से कम लोग उसमें शामिल थे, 75 सदस्य वहां पे आए हुए थे, लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि मुश्किल से 10 लोग भी उसमें शामिल नहीं थे, और अगर 75 का दावा किया जा रहा है तो कोई भी तस्वीर जारी की जाए या फिर उनके नाम बता दिए जाएं। देखिए दोनों के अपने अपने दावे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में कौन कौन से सदस्य हैं और कितने लोग वहां पहुंचे थे, एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति बुलाने का अधिकार किसको है और किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जा सकती है अध्यक्ष के बिना अनुमति के। इन सब तमाम चीजों को देखना होगा कि लोजपा का बायलॉज क्या कहता है। और दूसरी बात यह है कि अगर अधिकांश कार्य समिति के सदस्य या राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या पार्टी के पदाधिकारी अगर किसी एक गुट के साथ हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूती ज्यादा। देखिए लोकतंत्र में संभव है कि अगर कानूनी तौर पर बंगला किसी और को आवंटित हो जाए, यानी बंगला सिंबल और झंडा प्रयोग करने की अनुमति किसी भी गुट को मिल जाए, लेकिन जिस दल के पास पब्लिक की शक्ति होगी, जनता की ताकत होगी, या फिर पार्टी का बड़ा धड़ा उनके साथ होगा, कहीं ना कहीं वो मजबूत स्थिति में होंगे। लेकिन फिलवक्त ये मोच की भी लड़ाई है और ये नियम की कानून की भी लड़ाई है कि ये देखना होगा कि बंगले पर अधिकार किसका है। लोजपा संविधान के अनुसार चिराग पासवान अपने को अधिकारी बता रहे हैं, अपने को वर्तमान अध्यक्ष बता रहे हैं, वहीं पशुपतिनाथ पारस चयन किए गए हैं अलग गुट के द्वारा। तो ये निश्चित रूप से किसी के हाथ में चुनाव आयोग इसको देखेगा, मेरिट के आधार पर देखेगा और ये देखेगा कि आखिर नियम क्या कहते हैं। बिल्कुल शशांक जी, अब कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक ये तय किया जाएगा कि बंगला किसके हक में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी तमाम जानकारी के लिए। तो पशुपति कुमार पारस के एलजेपी ने अपना दावा ठोका है और दोनों ही गुट अब चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं अपना अपना दावा ठोकने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून की पहली बारिश ने बाढ़ की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो वहीं गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। बाढ़ के तांडव और सरकार के दावों पर चर्चा के लिए उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। गंडक और कोसी की विनाश लीला, उत्तर बिहार पर मंडराया बिहार का खतरा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी।
कोसी जैसी कई नदियां अपनी विचित्रता के लिए विख्यात हैं। ये कब किधर का रुख अख्तियार कर ले, इसे समझ पाना कठिन है। कब कहां काटना शुरू कर दे और कब कहां बालू का टीला खड़ा कर दे, ये इनकी अपनी मर्जी है, अपना रवैया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए और बिहार के उन इलाकों के कुछ लोगों की भी सुनिए। बाढ़ से आई समस्याओं से गुजर रहे हैं। अखबार भी टूटा था, आगे साल जो पानी आता जी, अभी भी ये साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ। मरम्मत नहीं हुआ है, देखते नहीं है मरम्मत। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामचंद्र महतो नाम है। अच्छा, इस गांव में कितना घर होगा अभी, कितना आबादी होगा? बहुत ज्यादा घर है, लगभग 500 ज्यादा होगा। 500 से भी ज्यादा है। सब लोग के आने जाने का रास्ता यही है। यही है। तो अभी तो पुल टूट गया, तो अभी नहीं आएगा लोग। अभी कैसे आएगा? नाव होगा तो साधन मिलेगा तो आएगा क्या? सीओ साहब द्वारा नाव दिया गया है, चल अभी आने कहाँ जाने। साधन मिला है? अभी देखते हैं सर। नहीं, ये मगुराहा है जो जगीटोला पंचायत में 9 नंबर वार्ड पड़ता है, लेकिन इसके अंदर में जगीटोला पंचायत का 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड और 3, 4 यानी 5 तक ये पूरा प्रभावित आता है। उसके बाद में एक हीरा पकड़ती पंचायत का एक टोला पड़ता है, ये भी उसी में आता है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं प्लान करके? लोग घरों से अब इधर से जा रहे हैं, अब इधर अपना जहाँ उन लोग का व्यवस्था होगा वहाँ जाएंगे। ये मुख्य सड़क है जो थरवट क्षेत्र को जोड़ता है ग्राम पंचायत राज मठिया के। मेघोल और मठिया दोनों गांव से जो खास करके 80% जो खेती बाड़ी होती है, पोखरिया और गुजरा मोतिहारी का जो सीवान क्षेत्र होता है, और खेती का पूरा स्रोत किसानों का तो खेती पे ही डिपेंड रहता है। और इस पुल को देखा जाए तो इसके वजह से बहुत बड़ा दुर्घटना और एक ऐसा लिंक टूटने का कगार पे है कि यहाँ से थरवट क्षेत्र और थरवट क्षेत्र से जो रामनगर जो मुख्यालय है उसको ये सड़क जोड़ता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत जर्जर हो चुका है और गिरने की संभावना एकदम बरकरार है जब ये गिर जाए। हर साल बाढ़ आनी है और हर साल लोगों को बसना उजड़ना है। कई गांव के एक दूसरे से कनेक्शन तक टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दो गांवों को जो सड़क जोड़ती है या तो टूट जाती है या तो पानी में बह जाती है। हर साल बाढ़ अपना कहर बरपाता है, लेकिन प्रशासन है कि सब कुछ पता होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अब तक न जाने कितनी सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी बाढ़ से आई तबाही को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एलजेपी क्राइसिस के बीच लोजपा कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान के समर्थन में दाऊदनगर एलजेपी कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर पशुपति पारस का पुतला जलाया, जिसके बाद पारस खेमा और चिराग खेमा 2 गुट में बंट गए। इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का खेल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए शबाब पर है। ऐसे में एलजेपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस और अन्य सांसदों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। यहाँ पर शुक्रवार को बहुत भीड़, बृहस्पति और शुक्रवार को बहुत भीड़ लगती है। प्रशासन से हम सवाल किए थे, भाई क्षेत्र फोर्स यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है और कभी भी क्राइम हो सकता है यहाँ। उसके लिए जो है जो दिक्कत वाला बात है, जल्द से जल्द यहाँ बृहस्पति और शुक्रवार को 6 फोर्स का कार्य इंतजाम न हो। मेरा प्रशासन से ये कहना है, आपको यही मेरा मांग। शेखपुरा मटोकर दरगाह पर लोग मन्नत मांगने और मन्नत पूर्ति होने के बाद बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं, जिसको लेकर पिछले 2 शुक्रवार से अधिक भीड़ उमड़ रही है, जिस कारण लगातार 2 पक्षों में हिंसक झड़प भी हो रही थी। पिछले शुक्रवार को भी 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं एक बार फिर दरगाह पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने हिंसक झड़प से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती की मांग की है। राम टाउन थाना में कांड संख्या 156/21 तथा 503/20 तथा 35/21 ये 3 कांड दर्ज किए गए थे, जो कि नगर परिषद सासाराम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बिना कार्य कराए ही पैसे की निकासी करने के संबंध में थे। मुख्य पार्षद श्रीमती कंचन देवी, उनको गिरफ्तार किया गया है तथा इस मामले में शामिल अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। और रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई महीनों से फरार चल रही सासाराम नगर परिषद की मुख्य पार्षद कंचन देवी को पुलिस ने बेदा के पास एक मकान से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कंचन देवी पर नगर परिषद की 8 योजनाओं का बिना
क्रियान्वयन कराए 62 लाख रुपए गबन कर लेने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस संबंध में रोहतास एसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। जिंदाबाद 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 तिवारी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 प्रदेश अध्यक्ष कैसलिया तिवारी जिंदाबाद 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 प्रदेश अध्यक्ष कैसलिया तिवारी जिंदाबाद 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 प्रदेश अध्यक्ष कैसलिया तिवारी जिंदाबाद। वहीं रामगढ़ में पीटीपीएस रिसोर्ट के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी का पतरातू मंडल युवा मोर्चा कमेटी के द्वारा उनका अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान किसलय तिवारी बजाने नगर ओपी थाना प्रभारी के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर 2 दिन के अंदर थाना प्रभारी को लंबित करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष कैसलिया तिवारी जिंदाबाद 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 प्रदेश अध्यक्ष कैसलिया। और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान झारखंड राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि आशीर्वाद योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया था और किसानों के उपज के साथ भी राज्य में खिलवाड़ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस झारखंड प्रदेश में किसानों के लिए न्याय मिले, किसानों के हित के लिए, किसानों के साथ किसान के खेतों में आज उनके द्वारा जो धान बिक्री किया गया था झारखंड सरकार के लैंप्स और पैक्स के माध्यम से, उसका मूल्य आज तक किसान को नहीं दिया गया। इसके लिए हम सब लोग धरना पर बैठे हुए थे। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने अपने पहले कैबिनेट में ही सरकार बनने के बाद किसानों की पूरे लोन माफी करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार में आने के बाद इनके सुर बदल गए। उसके बाद इन्होंने क्राइटेरिया लगा दी, 50,000 की सीलिंग फिक्स कर दी और किसानों में कैटेगरीज कर दिया, जिससे किसानों की संख्या बहुत कम हो गई। सरकार ने जब पहला आकलन किया था तो इन्हें सारे किसानों की ऋण माफी के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। अब इन्होंने बजट में 950 करोड़ का प्रावधान किया है और इसी पर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं बीजेपी द्वारा किसानों के समर्थन में खेतों में धरना प्रदर्शन को जेएमएम ने राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस कार्यक्रम को अजीबोगरीब कार्यक्रम बताया। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। 1.5 साल पहले 5 वर्षों के लिए वो सत्ता में थी। 5 वर्षों में उनके सत्ता शासन काल में और 7 वर्षों के केंद्र सरकार के कार्यकाल में किसान और किसानी को लेकर जिस प्रकार से नीतियां तय की गई, उसमें किसान कहीं नहीं है। किसान की जगह कॉरपोरेट जगत है। आज राज्य में एक राजनीतिक नौटंकी देखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण आज खेतों पर नजर आए। जो खेत
लूटने की काम करते हैं, किसानी को कॉरपोरेट के हाथों देने का काम करते हैं, उसी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक अजीबोगरीब राजनीतिक कार्यक्रम किया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है किसानों के मुद्दे के ऊपर राज्य सरकार को एक अनोखे अंदाज में घेरने का काम कर रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और किसानों के मुद्दे के ऊपर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी कर रही है। वहीं अब हेमंत सरकार की तरफ से ये बयान आया है, उन्होंने पलटवार किया है कि ये एक राजनीतिक नौटंकी है। कुंदन जी, नियाज, देखिए, किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ धान की खरीद के पैसों के भुगतान के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में राज्यव्यापी एक आंदोलन चलाया था जी। और 1163 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके के प्रदर्शन किए गए थे, जहां पर खेतों में जाकर या बाकी दूसरी जगहों पर धरना प्रदर्शन की तरह सरकार का ध्यान खींचने के लिए काम किए गए थे। मुख्य मुद्दा था जिस तरीके से राज्य में लगभग 9.5 लाख किसानों की उपस्थिति है और इसमें महज 5 लाख से ऊपर किसानों का डेटा जो है वो राज्य सरकार के पास उपलब्ध है, जिनके ऋण माफी के लिए डेटा अपलोड का काम किया जा चुका है और इसमें 2,46,000 किसानों की कर्ज माफी के लिए 980 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने भुगतान कर दिए हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी का जहां दावा है कि बाकी के किसानों की कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार कब तक करेगी प्रयास और राज्य सरकार के द्वारा कर्ज माफी कब तक होगा, और साथ ही साथ जो रबी फसल में धान की खरीद की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसके पैसों का भुगतान कब तक हो पाएगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार का आरोप है, बादल पत्रलेख ने भी राज्य के कृषि मंत्री ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया था कि राज्य ने जो धान खरीदा था उसके पैसे एफसीआई के पास बकाया है और 3 लगातार वित्तीय वर्ष के पैसे एफसीआई की तरफ से जो केंद्र सरकार की अनुषंगी इकाई है उसकी तरफ से नहीं दिए गए हैं। इस वजह से राज्य सरकार के पास आर्थिक तंगी है और शायद इसी वजह से वो राज्य सरकार किसानों के पैसे नहीं चुका पाने की स्थिति में। तो देखिए, किसानों के मुद्दे पर जहां राज्य कृषि कानून को लेकर जहां देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य में भी अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। नियाज जी, कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि हेमंत सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। लगातार अनोखे अंदाज में बीजेपी द्वारा हेमंत सरकार के ऊपर किसानों के मुद्दे को लेकर निशाना साधा जा रहा है। बहुत तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।